हाँ, तो कल अपन ने एग्जाम्पल फर्स्ट कर लिया था बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर इस चीज़ के, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 की बात करो ना, तो इसको तो और भी ज़्यादा मैंने ईजी बना दिया आपके लिए। आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको करने में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट एग्जाम्पल था ना, वो तो बड़ा चैलेंजिंग था आपके लिए, और आई थिंक जिसने लोकस या फिर ज्योमेट्री चैप्टर अगर पढ़ा है तो वो ईजी लगेगा आपको, ठीक है। और जो चैप्टर 10 की एक स्टूडेंट का कमेंट बहुत अच्छा आया था, मैंने उसको पिन कर दिया, वो वाली बात है। फर्स्ट वीडियो जाके आप देख लोगे ज्योमेट्री का, तो उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वो। वैसे ही ये जो है ना चैप्टर ये एग्जाम्पल सेकंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बाकी अदर एग्जाम जैसे CBSE वगैरह के जो एग्जाम हुए थे पहले, उनमें पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, पहली बात तो सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये अपने आप में एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। इस चैप्टर से फॉर्मूले वाले प्रूव कराने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना इजी कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। बुक से नहीं आएगा, बुक में क्या है कि खूब सारी चीज़ें मिसिंग होती है, अपन को माइंड यूज़ करना पड़ता है। तो देखो इसने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। एक एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा, ये भी नहीं पता चलेगा द्वारक क्या होता है, ये भी पता नहीं चलेगा फोकस दूरी क्या, कौन सी त्रिज्या, कौन सी रेडियस, समझ पा रहे हो। यानी कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ फॉर ए स्मॉल अपर्चर कॉनकेव मिरर है। ये भी ध्यान रखना, मिरर कौन सा है, कॉनकेव। चलो स्टार्ट करते हैं। इसने एक छोटी सी हिंट दी अपन को, क्या कि कॉनकेव मिरर है। तो देखो अपन ने डायग्राम तो बहुत ही शानदार तरीके से बनाए रखे थे। ये सपोज अपन ने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, और मतलब अवतल दर्पण, ठीक है, ओके। आप चाहो तो ये छोटा सा सोल्यूशन लिख सकते हो, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। ये चीज़ दिखाना ज़रूरी भी होता है, ठीक रहता है कि मिरर कौन सा लिया, हालांकि क्वेश्चन में है मेंशन तो लिख देना चाहिए, ये बात ठीक है। ऐसा अपन बनाते थे, और इसको अपन ने O नाम देते थे, और ये अपना F और ये अपना C, ठीक है। चलो इतना मामला तो ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, मेन चीज क्या है, हमें दिखाना क्या है, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहली चीज तो ये है ना, जब ये कुछ पल्ले पल्ले पड़ेगी बात, तभी तो कुछ करने जाएंगे, जैसे कल किया था। तो देखो मेन चीज उसने क्या कही कि जो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो दोगुनी होनी चाहिए फोकस दूरी से। किससे डबल होनी चाहिए, फोकल लेंथ से। इसकी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होनी चाहिए इसकी फोकल लेंथ से। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको हालांकि डायग्राम जब बनाए थे तब बता दिया था, फिर बता दूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या होती है O से लेके C तक, ये पूरी वक्रता त्रिज्या है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। डन। इसका मतलब हमें इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को इतना पावरफुल बनाना है कि जो ये फोकस दूरी है जो इस O से लेके F के बीच की, ये हमेशा फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं, फोकल लेंथ को, ठीक है। यानी कि हमें ये दिखाना है। कैसे पता चला, इसने कहा कि OC इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि ये इसकी डबल हो जाए। ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगी। खूब सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 2OC बराबर OF करेंगे, या फिर OF बराबर 2OC करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझो, इसका मतलब ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या दुगुनी होनी चाहिए। किससे, फोकस दूरी से, फोकल लेंथ से दुगुनी होनी। अब ये मत सोचना दुगुनी, ये दुगुनी होगी कब, जब ये, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 10 है ना, तो ये 2 × 5 है। मेरे बात समझ गए, मतलब ये OC इतनी पावरफुल है, ऐसा मानो कि OC अगर 10 था, ये छोटी बात नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, खूब सारे स्टूडेंट का डबल वाला कंफ्यूजन बहुत रहता है। और ये दुगुनी वाली बातें अपने चैप्टर 3, 4 मैथ से चैप्टर में भी किए, 3, 4 या 2, 3 होंगे, जिसमें वो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लैंग्वेज वाले, उनमें दिक्कत होती है कि वो उसकी एज का दुगुना है, वो तिगुना है, पता ही नहीं चलता कौन दुगुना तिगुना है। इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ मैं। कौन डबल होगा उसका मीनिंग समझाता हूँ कि OC सपोज 10 है और OF सपोज 5, समझ गए। अब ये OC इतनी पावरफुल है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके बराबर होगी। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब ये है कि OC इससे दुगनी है।
इसको क्या बोलेंगे इजी लैंग्वेज में, OCOF से दोगुनी है, डबल है। ऐसा है तब है डबल, वरना नहीं है। समझ गए? ओके, ये डाउट तो क्लियर हो गया। मतलब हमें प्रूव क्या करवाना है कि OC बराबर 2OF हमें सोल्यूशन में प्रूव करवाना, ये आंसर लाना है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? लाइट। इसमें इस डायग्राम में कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है? दिमाग यूज करो कि ये आंसर आ जाए। तो हमने एक माइंड लगाया कि यार एक लाइन इधर से भेजते हैं, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, एरो जरूर बनाना है, ये आने वाली है। फिर बता दूं ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ठीक है, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, ठीक है। और आपको पता है मैंने डायग्राम बताया था, सीधी एफ से निकलेगी, डन, निकलने का साइन बनाना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, अपने जो ये लाइन खींची है इंसिडेंट रे, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये पी, और यहाँ सपोज कोई नाम दे दिया आर। ये आर पी जो खींची है वो इस सीओ के या फिर इस प्रिंसिपल अक्ष के, ये मुख्य अक्ष होता है भाई, जो ये बीचों बीच अपने खींचते हैं, ये कौन सा अक्ष होता है? मुख्य अक्ष। ये इस मुख्य अक्ष के या प्रिंसिपल अक्ष के समांतर हैं, पैरेलल हैं, डन। ये इसके पैरेलल हैं, ये बात भी अपन को लिखनी है। चलो सोल्यूशन साथ के साथ लिख देता हूँ। पहली बात तो ये आर पी इज ए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी कि आर पी एक आपतित किरण है। बात समझ में आ गई? इसके बाद नेक्स्ट आपतित किरण है आरपी। और सेकंड, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको एक बात फिर बताई थी जब डायग्राम बनवाए थे, क्या कि सी भाई साहब जो है ना, ये आना जाना करते हैं। मेरी लोकल लैंग्वेज पकड़ लोगे ना, फिजिक्स बहुत इजी है, लेकिन बुक की लैंग्वेज में रटोगे ना तो बहुत मुश्किल है। बाकी है कुछ भी नहीं, इट्स फिजिक्स और मैथ्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है ही नहीं दुनिया में ही नहीं है कोई, लेकिन मुश्किल बना दिया गया इसको। अब देखो हुआ क्या कि सी से कोई भी लाइन अगर अपन गुजारेंगे या निकालेंगे कोई भी किरण या रे, तो मैंने कहा था ना जब अपन डायग्राम बनाता आना जाना करता है, इधर जाती है उसी वे में वापस आती है। तो ये सी से सपोज अपन एक लाइन निकाली, ठीक है, वापस आना जाना हो गया, आप एरो ऐसा बना सकते हो। अब मेरी बात सुनना, ये सी से अपन एक लाइन गुजार दी, लेकिन इस लाइन में हमने माइंड यूज करना है। देखो क्योंकि हम कर ही नहीं सकते और कुछ, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ परावर्तन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करना है क्या कि ये इसके समांतर है, पैरेलल है, और ये हमें जो अपने जो पी से खींचा है ना सीपी को हमें इसका अभिलंब मानना है। कैसे फिर बताता हूँ कि आर पी इंसिडेंट रे और इधर टकरा के निकली ये पी, और यहाँ सपोज कोई नाम दे देते हैं क्यू, तो पी क्यू क्या बन गई? रिफ्लेक्टेड रे। पी क्यू इज ए रिफ्लेक्टेड रे, ये तो मानते हो ना भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इजी बता रखे थे मैंने। वो टकरा के जब इधर निकली तो वो परावर्तित किरण हो गई, यानी कि पी क्यू एक परावर्तित किरण है, ठीक है, जो टकरा के निकल जाती है, इजी है ना। ओके, और सीपी है अभिलंब, सीपी इज ए परपेंडिकुलर, सीपी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये बीच में हिंदी में लिखें तो सीपी एक अभिलंब है, सीपी एक अभिलंब है। चलो मेरी बात समझ में आ गई। आरपी एक आपतित किरण है, आने वाली किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, और सीपी अभिलंब। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये करूंगा तभी तो परावर्तन के नियमों के पास पहुंचूंगा, रिफ्लेक्टेड के जो लॉ हैं, ठीक है, उनके पास पहुंचूंगा। वो क्या कहता है कि आने वाली किरण से एंगल बनता है आई, जाने वाली से बनता है आर, भाई इंसिडेंट रे से एंगल आई और एंगल आर बन गया। अब यहां सुनना आप मेरी बात, इसके बाद अपन इधर करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि परावर्तन के नियमानुसार। बहुत इजी है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, समझ गए? क्योंकि हमने ये सारी बातें लिख दी, इन अकॉर्डिंग एंगल आई बराबर आर कह सकते हैं, या फिर मैंने जो कल बताया था, जैसे अपन ने कल वाले क्वेश्चन में नंबरिंग करी थी एग्जाम्पल में, यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि एंगल ही दो ही है, तो क्या नंबरिंग करनी, बहुत ज़्यादा एंगल होते हैं ना तब नंबरिंग कर सकते हैं, वैसे इसमें भी कर सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है।
लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये एंगल आई इधर है, ये एंगल आर इधर है। इसमें आई को क्या बोल सकता हूँ, एंगल आर पी सी, ठीक है। और इसको क्या बोल सकता हूँ, आर को, इस आर को क्यू पी सी, इसको बोल सकते हैं एंगल क्यू पी सी। बात समझ में आ गई। मतलब इसी को इस लैंग्वेज में भी अपन रख सकते हैं, एंगल आर पी सी बराबर एंगल क्यू पी सी। दूसरी बात समझो, ये आर पी सी हो गया, क्यू पी सी हो गया। अब नेक्स्ट बात ये है कि अपन ने आर पी को इस ओ सी के समांतर खींचा था, पैरेलल खींचा था, बिल्कुल साफ लिख रखा अपन ने, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, आप एक काम करना, इसी लाइन में थोड़ी सी बात आगे बढ़ा देना कि आर पी इज ए इंसिडेंट रे, और ठीक है, और दैट इज पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं। बस ये बात एक साथ ही लिख देना, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ताकि ये लाइन बस यहीं लिख दोगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनो, मैंने ये कहा कि जो आर पी हैं, ठीक है, वो पैरेलल हैं ओ सी के। प्रिंसिपल अक्ष कौन सा होता है, मुख्य अक्ष कौन सा होता है, ये होता है। तो ओ सी के या सी ओ ए की बात है। ये अगर इसके पैरेलल हैं तो फिर छोटी क्लासेस की बात है, 8th 9th के अंदर मैं आपको बातें पढ़ी होगी आपने कि जब कोई दो लाइनें पैरेलल हो, समांतर हो, तो हमेशा उनसे एकांतर कोण बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उनका एक ट्रांसवर्जल या तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाला और ये वाला एंगल जो जेड बनाते हैं वो हमेशा एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब सुनो, अगर ये पैरेलल हैं, ये और सीपी ऐसा मान लो कि ये एक ट्रांसवर्जल एंगल तिर्यक रेखा जो काट रही है, ठीक है, तो आरपी और ये सीओ या ओसी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बनाएंगे कौन सा, एंगल आरपीसी, मतलब ये वाला आरपीसी, ये वाला, ये, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा वाला, ये वाला। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आरपीसी के बाद में, पीसीएफ, ये वाला, ठीक है, यानी कि जो ये और ये आपस में एकांतर होंगे, आरपीसी बराबर पीसीएफ ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण, ठीक है, हिंदी वाले एकांतर कोण लिख देंगे, आपको ऑल्टरनेट एंगल लिखना है, ठीक है। ओके, आरपीसी बराबर पीसीएफ, ये एकांतर कोण हो गया, ठीक। अब मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल मैथ्स की तरह पढ़ाऊंगा इसको अपन देंगे समीकरण 1, इसको दे दिया अपन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनना, मैं एक बात करूं, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है कि अगर समीकरण 1 और 2 की अपन हेल्प लेना, तो देखो 1 और 2 क्या कहता है कि आरपीसी बराबर क्यूपीसी, आरपीसी बराबर पीसीएफ, यानी कि जितना आरपीसी है उतना ही क्यूपीसी है और जितना आरपीसी है उतना ही पीसीएफ है। इसका मतलब इन दोनों से एक चीज अपन को मिल गई कि जितना क्यूपीसी है उतना ही पीसीएफ है। समझ गए भाई, ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे एक तरीके से। ऐसा मान लो कि अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, क्यूपीसी भी, और अगर क्यूपीसी 40, आरपीसी 40, आरपीसी 40 तो पीसीएफ भी 40, इसका मतलब ये दोनों भी 40-40। वेरी गुड, ये चीज़ निकल के आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ गई ये। और ये जो निकल के आई इस ये अपन को क्या दे देगी, आपको इसके नीचे वाला लाइन में लिखना है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक बात बताओ, आओ वापस इधर ट्राइंगल में, ये एक ट्राइंगल है PCF, ये एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला PCF, ये ट्राइंगल, ठीक है। और ये जो एंगल हैं Q, कौन सा Q बोल दो चाहे F बोल दो, एक ही बात है, QPC, एंगल कौन सा है, P, एंगल होता है बीच वाला, मेरी बात समझ रहे हो। QPC बोलूँ चाहे FPC बोलूँ, बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत कॉमन सेंस की बात है। एंगल P है तो P के सामने वाली साइड कौन सी है, CF, समझ गए। अभी बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर PCF, एंगल कौन सा है, C, बीच वाला एंगल होता है। C के सामने वाली भुजा कौन सी है, साइड कौन सी है, PF, यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा CF है, यानी कि इस एंगल के सामने वाली भुजा CF है,
इस कोण के इस एंगल के सामने वाली भुजा PF है, यानी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ऑपोजिट एंगल, ठीक है, यानी कि सम्मुख, तो यहां से लिख दूं अभी पूरी बात। इसका मतलब इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं PF बराबर CF, और रीजन लिख देना ब्रैकेट में, कारण क्या है कि बराबर, ठीक है, कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। बहुत बड़ी बात, ठीक है, थोड़ा ऐसा बनाता हूं ताकि दिखता रहे। ये चीज अपन को निकल के आ गई समीकरण 3, इसको अपन देंगे इक्वेशन 3। डन, ओके, PF बराबर C। अभी देखना क्या काम आएगी आगे, मतलब इन दोनों मदद से ये एंगल निकाला, ये एंगल निकाला, ताकि साइडें निकले। कौन सी? ये दोनों। चलो अब एक छोटी सी बात बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वही है क्या कि ये जो एक ट्राइंगल है, यहां देखो, इसने एक छोटी सी बात लिखी क्वेश्चन में कि जो द्वारक है, छोटे द्वारक, द्वारक कैसा है? छोटा है। द्वारक क्या होता है? ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है, तो ठीक है, यहां से लेके ये जो पूरा पोर्शन होता है ना, ये वाला, ये द्वारक माना जाता है। जितना ही, जैसे यहां से लेके ये द्वारक, और अगर द्वारक को छोटा कर देंगे, मतलब ऊपर से ऐसा मान लो छोटा कर देंगे, अभी हमें नीचे वाले से मतलब नहीं, तो ऐसा मान लो कि ये द्वारक हो गया हमारे लिए, ये वाला द्वारक हो गया। मेरी बात समझो, अपार्चर, ठीक है, ये हमारा अपार्चर हो गया, द्वारक हो गया, अपार्चर ये हो गया अपना, ये बात डन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसको निकालते हैं बाहर, यानी कि इस द्वारक के जो ये छोटा सा हमें एक ट्राइंगल बनाना है, पहले ऐसे समझ में नहीं आएगी बात, इस बात को बाहर निकाला, ये अपना P है, ये अपना F है, और ये O है। हालांकि ये कर्व है, ये मतलब कर्व है, पूरा गोल है, लेकिन हमें एक लाइन खींचनी है इसकी ऐसे, ठीक है, ऐसा मान के चलना है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके। अब होगा क्या, इसने कहा कि द्वारक छोटा है, अपार्चर छोटा हो, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये द्वारक होता है, अपार्चर होता है ये वाला, ये इसको अपन छोटा करेंगे। एक्चुअल में ये ट्राइंगल कैसा है, पहले पूरी बात सुनो। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया, सपोज वो ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का रूल क्या होता है? हमेशा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बड़ा होता है कि नहीं होता? ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपार्चर छोटा करेंगे, मतलब ये मुंह जैसे यहाँ ले आए इस लाइन को, अपार्चर छोटा करेंगे तो होगा क्या, ट्राइंगल थोड़ा और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो, और छोटा हो जाएगा। और ये जो आपका P है, ये एक ऐसी कंडीशन पे आ जाएगा कि जितनी दूरी ये है डिस्टेंस, उतनी ये हो जाएगी, क्योंकि अपन द्वारक छोटा कर रहे हैं, ऊपर से छोटा कर रहे हैं, ये तो उतना ही है ना, तो ये उतना ही रहेगा। आते आते ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगी। ये हमें मान के चलना है। क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ कहा है द्वारक यानी अपार्चर छोटा है। अब कितना छोटा है ये बात इसमें भी नहीं लिखी हुई, समझ पा रहे हो? तो हमने मान लिया कि हो सकता है छोटा इतना है कि आते आते दोनों बराबर हो जाए। बात डन है दिमाग में, इतना तो सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ एक लाइन लिखनी है, इसके बाद में आपको नीचे करवा देता हूँ यहाँ, ठीक है, कि यदि द्वारक छोटा हो तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव O के समीप होगा। पूरी बात सुनना, पहले इंग्लिश में देता हूँ। इफ aperture is small then point P will be near to the pole। पोल का मतलब O, पोल O। अब मेरी बात सुनना, उसने क्या कहा, यदि द्वारक छोटा हो तो ये जो P है वो O के नज़दीक आ जाएगा, समीप आ जाएगा। बात मानते नहीं मानते? बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, और ऐसा नज़दीक आ जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये और ये, यानी कि OF बराबर PF हो जाएगी। मेंशन इसमें भी नहीं है हो जाएगी, लेकिन ये कह रहा है नज़दीक, तो नज़दीक तो हम उतना ही मानेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि प्रूव करवाना है। ट्रिग्नोमेट्री में वही तो फॉर्मूला लगाते हैं जो हमारा आंसर ला दे, वही वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ गई, OF बराबर PF, समीकरण यानी इक्वेशन दे दिए अपन ने 4, ठीक है ना, शानदार तरीका। अब सुनो, इक्वेशन 3 कहता है कि PF बराबर CF।
इक्वेशन 4 कहता है कि OF बराबर PF। तो एक बात बताओ, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 पूरी बात सुनना, ये कहता है कि जितना PF है 3, जितना PF है उतना CF है, मान गए। फिर ये कहता है जितना OF है उतना PF है। इसका मतलब आपस में तीनों बराबर। अगर PF 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है, इसकी अकॉर्डिंग मानूं मैं। अगर PF 4 है तो ये भी 4 है। ये कहता है कि OF बराबर PF, इसका मतलब ये तो 4 था तो ये भी 4 है। इसका मतलब 4 4 4 तीनों आपस में बराबर। यानी कि हमें क्या जरूरत है कि जितना PF है उतना CF है, जितना OF है उतना PF है। इसका मतलब जितना OF है उतना ही CF है। वेरी गुड, जितना OF है उतना ही CF है। बहुत बड़ी चीज़ आ गई। चलो इसको इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जितना OF है उतना ही CF है, या फिर इक्वेशन दे ही दो, चलो बढ़िया रहेगा। इक्वेशन 5, अच्छा यहाँ मैंने 3 और 4 लिखना है, ठीक है, 3 एंड 4, क्योंकि 5 तो अभी अभी पैदा हुआ है, पहले तो था ही नहीं। तो OF बराबर CF, डन। ओके, अब इसके बाद में थोड़ा ऊपर चलते हैं, काफ़ी नीचे हो गए अपन, ठीक है। यहाँ अब समझो मेरी बात, इक्वेशन 5 ने बहुत बड़ी चीज़ दे दी, हम बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच गए। अब समझ गए क्या? एक बात बताओ, मैं अगर बात करता हूँ रेडियस ऑफ कार्वेचर की, वक्रता त्रिज्या की, OC, पूरी बात सुनना। अगर मैं कहूँ रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, वो है आपकी OC। बताओ वो किन से मिलके बनी है? CF प्लस OF से मिलके बनी है कि नहीं बनी? जितना CF प्लस OF बराबर OC, बात मानते हो भाई? इन दोनों टुकड़ों को जब मिला दें तभी तो OC बना। आपने कहा यस। अब हमें आंसर में क्या दिखाना है? OF, OC के बराबर में 2 OF। अब हमें इसका मतलब ये है कि हमें ये CF नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि हमें CF चाहिए ही नहीं। तो हमें वापस इक्वेशन 5 की याद आई कि यार तूने कहा था कि जो OF है वही CF है। इसका मतलब हम CF को भी OF मान सकते हैं, समझ गए? वेरी गुड। यानी कि OC बराबर OF प्लस OF, और यहां लिख देंगे बाय इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 5, यानी कि समीकरण 5 से। डन। इसका क्योंकि समीकरण 5 ने तो परमिशन दी ना कि CF को भी OF मान लो, ठीक है, बहुत सही। OC इक्वल्स टू 1 OF और 1 OF 2 OF, समझ गए? अब मेरी बात सुनना, हमें एक्चुअल में ये दिखाना था, है ना, लेकिन बुक की लैंग्वेज क्या है कि OC को क्या माना हमने? रेडियस। वेरी गुड। OC को हमने क्या माना? त्रिज्या, रेडियस। और OF क्या है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को क्या माना जाता है? स्मॉल f से दिखाते हैं, और 2 का 2 भाई OF को स्मॉल f, 2 का 2, मतलब हमें ये दिखाना है। बात एक ही है, बात एक ही है। एक्चुअल में लैंग्वेज जो बुक की अकॉर्डिंग टू हैंस प्रूव्ड, इसे प्रूव कराना, सिद्ध कराना है, R इक्वल्स टू 2F। तो हम लिख सकते हैं OC का मतलब R और 2 का मतलब, अच्छा क्या लिखा मैंने? 2OF, है ना, और OF का मतलब फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी, और 2 का 2। हैंस प्रूव्ड, यही तो दिखाना था कि रेडियस जो है वो उसकी फोकस दूरी से, त्रिज्या जो है उसके फोकस दूरी से, फोकल लेंथ से डबल हो जाए, होगी डबल। ये इतनी पावरफुल है कि जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके उसके बराबर होगी। हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ही शानदार, जानदार, ऑथेंटिक तरीका है ये, और बहुत इजी है। बुक में आपको बरस लग जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग तरह से हैं, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, काफ़ी सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे आपके। बिल्कुल खोल के 5 समीकरण, 5 इक्वेशन बनाइए अपने, ऐसी कैसी आपको करके आनी है। बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने अलग क्यों करवाए? जानबूझ के दोनों को अलग अलग कराई, ताकि आपको भी फील हो कि वाकई इनमें कुछ दम है, डिफरेंट है। हल्के में मत लेना इन दोनों को, बिल्कुल डिफरेंट, इसलिए मैंने जानबूझ के इन पर फोकस किया है। क्योंकि सोचो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाए, आपने जबकि कम से कम 40-50 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर ली न्यूमेरिकल की, वो ना आके ये आ गया तो, है ना, इसलिए अपन रिस्क नहीं लेना चाहते। इन दोनों एग्जाम्पल को जब तक नहीं हो, आज फिर बता दूं, कल वाला नहीं हुआ तो फिर देखो,
इसको करो, जब तक बिना देखे नहीं करो, करते ही रहना है, ठीक है। ओके।